सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 780वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारी आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर दीपमाला मैम। डॉक्टर दीपमाला मैम BA, BHMS, MD तथा तांत्या विश्वविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान से PhD की शोधार्थी हैं। वर्तमान में वे GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के मानसिक रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर दीपमाला मैम एक शुद्ध शास्त्रीय होम्योपैथिक चिकित्सक एवं परामर्शदाता हैं और संजीवनी होम्योपैथिक क्लिनिक गया बिहार में नियमित रूप से रोगियों का उपचार भी करती हैं। मैं मैम से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारा साझा करें। ओवर टू यू मैम। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर दीपमाला, इससे IFPH की वैसे तो मैं मॉडरेटर भी रह चुकी हूँ पहले, और अभी एज ए लेक्चरर भी मैं यहाँ पर सबके डॉक्टर शानी सर की वजह से सर ने मुझे बोला कि आप सिर्फ मॉडरेट ही करेंगी कि आप लेक्चर भी देंगी। तो जरूर सर, जरूर दूंगी। तो सर के ही इंकरेज करने पर मैंने लेक्चर देना भी स्टार्ट किया है, तो इसके लिए मैं शानी सर का धन्यवाद करूँगी। आज का मेरा टॉपिक है सिजोफ्रेनिया और होम्योपैथी। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिजोफ्रेनिया को समझें। सिजोफ्रेनिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगी। 1911 में स्विस मनोचिकित्सक यूजिन ब्लियर थे, उन्होंने सिजोफ्रेनिया शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सिजो मीन्स होता है स्प्लिट और फ्रेनिया मीन्स माइंड। डॉक्टर स्वप्निल, आप एडमिट करते जाइए, वेटिंग रूम में बहुत लोग हैं। डॉक्टर, आर यू लिसनिंग? ओके मैम, ओके हो गया मैम। क्योंकि वेटिंग रूम में काफी लोग दिख रहे हैं ना, इस वजह से मैं फिर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप नहीं एडमिट नहीं, कीजिए, मैं उसको कंटिन्यू। हाँ, अब दोबारा नहीं होगा मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर, शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। सीजो मीन्स होता है स्प्लिट और फ्रेनिया मीन्स माइंड। तो इसका अर्थ ये है कि ब्लियोर ने बताया कि सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति जो होते हैं उसका जो पर्सनालिटी होता है, उसके पर्सनालिटी में कॉग्निटिव और इमोशनल पहलू जो एस्पेक्ट होते हैं उसके बीच में ये अलगाव हो जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के विचार जो होते हैं, भावनाएं और व्यवहार होता है, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट। मूव नहीं कर रहे हैं स्लाइड। जब से मैं उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, तो आइए पर हम लोग सिजोफ्रेनिया को समझे। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिससे आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बाधित करता है, जैसे आपकी थॉट्स को, मेमोरीज, सेंसेस, बिहेवियर जैसी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें वो इंटरफेरेंस करता है। एज ए रिजल्ट आप अपने डे टू डे लाइफ के कई हिस्सों में स्ट्रगल फील कर सकते हैं। और अगर सिजोफ्रेनिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो ये इससे क्या होगा कि आपके जो रिलेशंस होते हैं उसमें वो डिस्टरबेंस पैदा करेगा। आपके थॉट्स जो होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में उसको परेशानी होगी, और आप इस तरह से ऐसे बिहेवियर आप अपनाएंगे, ऐसा करेंगे कि आपको कभी कभी खुद को भी हार्म पहुंचाएंगे, आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, या और भी कई तरह के बहुत सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं। सिजोफ्रेनिया की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे विचारों में जो संगठित करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें आपको कठिनाई होगी। उस आपके मूड में परिवर्तन आने लगेंगे, बदलाव आने लगेगा। आप भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, मतलब तुरंत तुरंत सडन कुछ भी होगा आप में चेंजिंग आने लगेगा, आपके बिहेवियर में अब नॉर्मलिटी आ जाएगी। इसके कुछ सिम्टम्स है, लक्षण है। डिल्यूजन मीन्स झूठी धारणाएं या मान्यताएं,
इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। हेलुसिनेशन मीन्स बिना किसी स्टिमुलस के आपका रिस्पॉन्स, किसी भी चीज पर रिस्पॉन्स कर देना। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मीन्स अव्यवस्थित बोली, बोली में लड़खड़ाना, मतलब बोलना कुछ है, आप कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। कैटाटोनिक बिहेवियर, कैटाटोनिक बिहेवियर मीन्स आपका अबनॉर्मल फिजिकल बिहेवियर, जैसे होगा कि आप अपने बॉडी को एक्सेसिव मोशन में ले आएंगे, बहुत ज्यादा फिजिकली मोशन में आपका हो जाएगा, और फिर या तो नहीं तो बिल्कुल कोई मोशन लेस आपका फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा। इसके प्रिवेलेंस हम लोग देखते हैं कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 1% व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में जो हुआ लगभग 1% लोग ही को ही यह समस्या हो सकती है, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके बारे में हम लोगों को जागरूकता और समझ बढ़ाने की भी आवश्यकता है अभी। और हम लोग ये भी देखते हैं अभी कि पुरुषों और लेडीज में कितना सिजोफ्रेनिया आता है। तो पुरुषों में सिजोफ्रेनिया जो होता है ये 15 से 25 वर्ष की उम्र के बीच, और महिलाओं में 25 से 35 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। और सिजोफ्रेनिया के लगभग 20% नए मामले जो है ये 45 वर्ष से अधिक लोगों के उम्र में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि लेडीज और जेंट्स, मेल और फीमेल की बात। और इस पर ये यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि बच्चों में होता है कि नहीं। तो बच्चों में सिजोफ्रेनिया जो है ये रेयर है, बट ऐसा भी नहीं है कि इसका पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसका भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब सिजोफ्रेनिया बचपन में शुरू होता है तब इसका थोड़ा इलाज करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इसके थोड़ा सिम्टम्स को समझेंगे कि सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स को हम लोग वन बाय वन सबको समझते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स मींस एक्सेसेस और डिस्टॉर्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति में सामान्य कार्यों की करने की अधिकता या विकृति दिखाई देती है इसमें, जैसे डेल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशंस हो गए, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच जो होगा। मतलब इस सारे सिम्टम्स को हम लोग पॉजिटिव सिम्टम्स में ये मतलब इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है ना उसके अनुभव में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन से दूसरे लोग नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, और इससे जो सफर कर रहे हैं लोगों को ये चीज लगेगा कि ये वास्तविकता में ऐसा कुछ है। और हेलुसिनेशन जो होता है ये किसी भी सेंस ऑर्गन से हो सकता है, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है सुनाई देना, ये थोड़ा कॉमन है। जो ऐसा लग सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, छू रहे हो, इवन चख रहे हो, जो कि अस्तित्व में है ही नहीं। अब मोस्ट कॉमनली जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें आवाजें सुनना कॉमन है, ये आम है। डेल्यूजन, डेल्यूजन दीज आर false beliefs not based on reality। जैसा कि नाम से ये कि फर्स्ट फॉल्स बिलीव होता है, यह तब होता है जब लोग ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं जो मतलब रियल होता ही नहीं है, रियलिटी उसमें कुछ भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिया से जो लोग सफर कर रहे होते हैं वो यह भी सोच सकते हैं कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनके पास जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी है, उनमें क्षमता इतनी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जबकि रियलिटी देखेंगे बिल्कुल वो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल है, वो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। और वो इतना मतलब किसी बात को बोलेंगे अरे कोई आपदा होने वाली है, कुछ घटना होने वाली है, जबकि वो भी रियलिटी नहीं होता है। मतलब ऐसी गलत धारणाएं जिन्हें आप तब भी मानते हैं जो कि इस बात के बहुत सारे सबूत होते हैं, प्रूफ मौजूद होते हैं कि वे सारे गलत हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई सोचने को, करने को, कहने को
इस चीज को आपको वो कंट्रोल कर रहा हो। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच। तो ये कहते हैं ना कि अव्यवस्थित जो भाषण होता है वो अव्यवस्थित सोच का कारण होता है। मतलब आप इतना ज्यादा सोचेंगे ना कि आप कुछ से कुछ बोलने लगेंगे, तो इससे जो सफर कर रहे हैं लोग जो होते हैं ना, उनसे थोड़ा बात करना ही मुश्किल हो जाता है। बोलते समय अपने विचारों को उनको व्यक्त करने में भी परेशानी होती है। ऐसा लग सकता है कि आप जिस टॉपिक पे बोल रहे हो कह रहे हो उसमें उनको प्रॉब्लम होगी, मतलब उनके विचार इतने उलझे हुए हो सकते हैं कि आपको उनकी बात ही समझ में नहीं आएगी। उनको लगेगा कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उनके वो सवाल जो उनको सवाल का जो जवाब उनको देना रहेगा वो बिल्कुल उससे मैच नहीं खाता रहेगा, मेल ही नहीं खाएगा। या हो सकता है कि जो आप कोई रिप्लाई कर रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो वो बीच में ही रुक जा रहा हो, या वो उसका जवाब ऐसा होगा इतना उलझा हुआ होगा कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। तो ये होता क्या है इसमें आपकी अपेक्षा के अनुसार जो काम करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, आप कभी भी कोई चीज बोलते हो कहते हैं तो उससे क्या होता है हमारा एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिव होता है। जैसे मैं ही बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ एक्सप्रेशन दिख रहा है, वो मतलब वो उस तरह कुछ जब वो बोलेंगे तो वो एक्सप्रेसियल एक्सप्रेशन वो देना बंद कर देंगे, एकदम फ्लैट इमोशनलेस, ना हंसेगा ना मुस्कुराएगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। मतलब आंख से आई टू आई कांटेक्ट जो बोलते हैं ना वो तक वो नहीं करेगा। वो अपनी भावनाएं जो है वो दिखा नहीं पाएंगे, हैप्पी फील नहीं कर पाएंगे, मैं आनंद महसूस नहीं करेंगे, जिससे उनका डे टू डे लाइफ जो होता है जो उसका डेली एक्टिविटी होता है उस सब में वो उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो इसमें ये होगा कि लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाएंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन आने से ये होगा कि वो लोगों से सोशली जो मतलब मिलना जुलना होता है जो नॉर्मली जो लोग पसंद करते हैं वो मिलना जुलना बंद कर देंगे, और सामाजिक रूप से वो अपने आप को एकदम अलग थलग महसूस करेंगे। कोई प्लानिंग आगे का करना होगा उसमें उसको डिफिकल्टी होगी, खुद को आइसोलेट करने लगेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस सिम्टम्स यू माइट फील सस्पिशियस स्केर्ड, अपने मतलब डर का महसूस भयभीत महसूस करेंगे, किसी भी चीज को डाउटफुल नजर से देखेंगे, हमेशा सस्पिशियस रहेंगे, नॉट केयर अबाउट योर हाइजीन एंड अपीयरेंस। आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे गंदे संदे रह रहे हैं, साफ सफाई से नहीं रहे, आप क्या क्या आपका लुक है उसकी उनको कोई परवाह ही नहीं रहेगा। you experience depression, anxiety and suicidal thoughts। मतलब इतना तरह का उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई रहेगा कि उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आने लगेंगे, लगेगा कि मैं मर जाऊं। और इतना ये लैक ऑफ ये निगेटिव सिम्टम्स के कारण ही उनको इस सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए वे अल्कोहल यूज करने लगते हैं, निकोटीन यूज करने लगते हैं, मेडिकेशन बहुत सारे मेडिकेशन जो होते हैं मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स जो होता है जैसे नशीली दवाएं जो होते हैं मादक पदार्थ जो होते हैं, टू ट्राई टू ईज देयर सिम्टम्स मीन्स अपनी इसको कम करने के लिए ये लोग इन चीजों को का यूज करना शुरू कर देते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स मीन्स संज्ञानात्मक लक्षण मीन्स डिफिकल्टी विथ कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। तो मैंने बताया ना कि अभी उसमें उनमें डिफिकल्टीज आने लगती है, उनका मेमोरी वीक हो जाता है, उनको ट्रबल होने लगता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो मैंने अभी बताया इसको ही मैं वन बाय वन करके एलिब्रेट कर रही हूँ कि हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, डेल्यूजन्स हो जाते हैं, एग्रेशन। एग्रेशन मीन्स क्या, एग्रेसिव बिहेवियर, उनका बिहेवियर एकदम एग्रेसिव हो जाएगा। और एग्रेसिव मतलब कभी भी वो किसी पर भी वो अटैक कर सकते हैं। बिजारे बिहेवियर होता है मतलब ऐसा विचित्र व्यवहार जो एकदम से असामान्य और अजीब हो, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि ऑड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो गया, अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स हो गए,
डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर में रिपीटेड मूवमेंट हो गया, या किसी बात को लगातार कहे जाना, बोले जाना, ये सब डिजायरेड बिहेवियर में ये सब आ गया। इलॉजिकल थॉट्स आने लगते हैं, सस्पिशियसनेस, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाएंगे। ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी मीन्स हो गया कि इसमें व्यक्ति अपने बारे में एकदम बिल्कुल हाई थॉट्स रखेगा, एकदम ऊंचा, जैसे कि उसकी अपनी क्षमताओं, अपनी महत्व को बहुत ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, मतलब खुद के अपना खुद का बहुत अधिक प्रशंसा करना, दूसरों की भावनाओं को अनदेखी करना, और कि हाँ इसमें ये चीज वो असफलता को स्वीकार करने में उसको कठिनाई होगी। ये सारे सिम्टम्स नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आपको ये सब देखने को मिलेगा। नॉनसेंस वर्ड्स का यूज करने लगेंगे, शिफ्टिंग क्विकली फ्रॉम वन थॉट टू अनदर थॉट, मतलब तुरंत कुछ बोल रहे हैं और उनकी सोच में भी तुरंत अभी कुछ आ रहा है सोच, अगले पल कुछ और सोचने लगेंगे, फिर अगले पल कुछ और, मतलब तुरंत शिफ्ट होता रहेगा। मूविंग स्लोली, मैंने अभी बताया ना कि या तो बहुत एक्सेसिव मोशन होगा या बहुत स्लो मूव करने लगेंगे। प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग एट स्कूल और वर्क, मतलब कहीं पर भी वो रहेंगे, जिस भी सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम होगा। कैटाटोनिया मीन्स एबनॉर्मल मोशन, मूडीनेस, ऑटिस्टिक थिंकिंग, मतलब कुछ एक ही थॉट में डूबे हुए हैं। एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस मीन्स दुविधा, दुविधा का अर्थ है मतलब एक ही टाइम में एक से अधिक भावनाएं का मिक्सअप हो जाना, जैसे आप एक ही टाइम में प्रेम और घृणा भी होना, आकर्षण और विकर्षण भी होना, इस मतलब इस तरह का दुविधा, मतलब अक्सर निर्णय लेने में इस तरह में उसमें कठिनाई होगी, प्रॉब्लम फेस करेगा, वो संतुष्ट रह ही नहीं पाएगा, इंटरनल उसके अंदर हमेशा स्ट्रगल बना रहता है। उसके बाद अनेबल टू मेक डिसीजंस, तो मैंने बताया कि उसका ऐसा उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। राइटिंग एक्सेसिवली विदाउट मीनिंग, किसी चीज को लिख रहा है तो क्या मीनिंगलेस लिखा जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। फॉरगेटिंग और लूजिंग थिंग्स, किसी भी चीज को तुरंत में वो भूल जा रहा है। रिपीटेटिंग मूवमेंट्स, उसका जो मूवमेंट होता है बिल्कुल एक से हाथ को अगर सेट कर रहे हैं तो लगातार कंटिन्यूसली सेट किया जा रहा है, पैर को मूव कर रहे हैं तो पैर को मूव हुआ जा रहा है। लैक ऑफ इमोशन, सोशल विड्रॉल, बताया कि सामाजिक रूप से बिल्कुल वो अलग थलग हो जाते हैं, सोशली होते ही नहीं है। लॉस ऑफ प्लेजर, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर हाइजीन, बिल्कुल पुअर हाइजीन उनका हो जाता है। इकोफ्रेसिया, इकोफ्रेसिया का मतलब यहाँ पर होता है कि लगभग मतलब इसका मतलब किसी भी शारीरिक हरकतें या हाव भाव की नकल करना, मतलब कहते किसी की कॉपी कर रहा है, या मतलब इस इकोफ्रेसिया में होता है कि ये क्या आपका वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी, आपकी इच्छा से नहीं होता है, मतलब ऑटोमेटिक ये चलता रहता है, इनवॉलंटरी मोशन होता है। इसमें व्यक्ति जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा होता, ये खुद ब खुद उसके अंदर वो होता ही रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, वर्बिजेरेशन, वर्बिजेरेशन का मतलब होता है बेमतलब की बातें करना, अर्थहीन बात को मतलब शब्दों को दोहराना, बोलते ना कि बिल्कुल नॉनसेंस वर्ड बोल रहा है, व्यर्थ का बकवास कर रहा है बिना मतलब का, जिस बातों में कोई जान ही नहीं है, मतलब कोई बेतुका तरह से बोलना। अब आते हैं हम लोग इसके इटियोलॉजी पे, काउज पे, इसके काउजेस क्या होते हैं। तो काउच में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्सपर्ट ने से इसके बारे में बताया है कि इसका कोई स्पेसिफिक कारण अभी तक नहीं बता पाए हैं, कि निश्चित रूप से वो नहीं कह पाए हैं कि इसका रोल है कि नहीं, जेनेटिक स्किज़ोफ्रेनिया के होने में, डेवलप होने में जेनेटिक फैक्टर है कि नहीं, इसका स्पष्ट उन्होंने कारण नहीं बताया है, कंफर्म नहीं है। निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि वही इसका मेन फैक्टर हो सकता है, लेकिन
अगर आपके फैमिली में किसी को सिजोफ्रेनिया का हिस्ट्री है, खासकर आपके माता पिता हो या भाई बहन हो या किसी को गंभीर बीमारी हो गई हो, तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि सिजोफ्रेनिया उसमें डेवलप होने का रिस्क थोड़ा हाइयर हो जाता है। और फिर मोनोजाइगोटिक और जाइगोटिक ट्विंस भी हैं, जो कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इसके लिए। न्यूरो डेवलपमेंट फैक्टर्स भी हो सकता है, न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इनबैलेंस इन न्यूरो ट्रांसमीटर, जो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है लाइक डोपामाइन जो होता है, इसमें इम्बैलेंसेज हो जाता है, इसके कारण भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन से जो कि इंट्रानेटल मदर में होता है, उस वजह से भी ये हो सकता है। डेवलपमेंट एंड बर्थ सर्कमस्टेंसेस, देखिए जन्म के समय आपका विकास किस तरह से हुआ है, यह भी सिजोफ्रेनिया का बहुत बड़ा कारण फैक्टर हो सकता है। यदि आप की माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को गेस्टेशनल डायबिटीज हो गया हो, प्री इक्लाम्सिया हो गया हो, माल न्यूट्रिशन हो गया हो, या विटामिन डी की कमी से सफर कर रही हो उस पीरियड में, तो मे बी ये सिजोफ्रेनिया का रिस्क उस टाइम में बढ़ जाता है। और यदि जन्म के टाइम में फिर अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस आ गया हो, तो भी अगर एट लास्ट मोमेंट में आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, तो भी मे बी इसका रिस्क बढ़ सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि आप कहते हैं ना कि आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जैसे इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, इसके कारण भी इससे होने का रिस्क बढ़ सकता है। या फिर आपके आसपास की दुनिया में मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर जैसे होते हैं इसके कारण, जैसे क्या विंटर के समय अगर बच्चों का बर्थ होता है, तो हो सकता है उस समय थोड़ा सा कुछ रिस्क इसका बढ़ जाता है। उसका रिस्क बढ़ने का कारण क्या है? न्यूरोसाइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज, ब्रेन इन्फेक्शन, ट्रॉमा, पॉइजन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सब ऐसे मतलब कंडीशन है जो कि मे बी अ फैक्टर टू डेवलप द सिजोफ्रेनिया। फैमिली फैक्टर्स में देखें तो कहते हैं ना कि हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेस्ड इमोशन इन फैमिली, मीन्स अगर किसी फैमिली में बहुत हाई लेवल है इमोशन को एक्सप्रेस करने का, तो भी मे बी ये एक फैक्टर हो सकता है। ब्रोकन होम एंड फैमिली, अगर परिवार में एकजुटता नहीं हो, तो भी होने का रिस्क थोड़ा हाई रहता है। फैमिली रिजेक्शन हो गया, ओवर प्रोटेक्शन आज के टाइम में देखते हैं कि फैमिली सिंगल रहती है। ब्रोकन होम एंड फैमिली जो मैंने बताया, इसका क्या कारण है? अभी के टाइम में लोग ज्वाइंट फैमिली बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल फैमिली रहते हैं। सिंगल फैमिली जो अभी का टाइम चल रहा है, सब पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, मदर अलग काम कर रहे हैं, अंदर भी बाहर भी, घर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, फादर भी देख रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उन पे फैमिली प्रेशर ज्यादा होता है। तो उस वजह से वो लोग एक दूसरे को फैमिली ब्लेमिंग जो बोलते हैं ना, एक दूसरे को बहुत ज्यादा ब्लेम भी छोटी छोटी बातों पर ब्लेम करने लगेंगे। जो फैमिली में एकजुटता होती है, संगठित होता है, जो बच्चे भी फैमिली हैं, तो एक दूसरे को सारी बातें, अभी सिंगल पेरेंट्स भी होने लगे, ये सब भी एक फैक्टर होता है कि इसके कारण ये डिजीज डेवलप कर सकती है। फैमिली ब्लेमिंग, मैंने बताया कि एक दूसरे को ब्लेम करना, ओवर प्रोटेक्शन, अगर बच्चे एक हैं तो जरूरत से ज्यादा आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। डिराइव्ड पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप, बच्चों में और माँ बाप पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं होना, ये भी बहुत बड़ा रोल कर, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इन्वायरमेंट ऐसा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, हमेशा आप स्ट्रेस में ही रहेंगे। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपका ये सब कारण बनता है। लो आईक्यू लेवल, साइकोलॉजिकल फैक्टर देखें तो इम्पेयर्ड ईगो फंक्शनिंग, आपका जो ईगो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, आपका आईक्यू लेवल लो हो जाएगा, आपको किसी सिचुएशन को एक्सपोज टू क्राइसिस सिचुएशन, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में खुद को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। सोशल फैक्टर भी मैंने बताया अभी,
कि सोशल आप सोशल आइसोलेट हो जाएंगे, पुअर सोशल इंटरेक्शन होगा। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस है। लेकिन 3 मेन ऐसे फैक्टर्स जरूर हैं, ये सब तो मतलब इसका रेशियो कम है, परसेंटेज कम है इसके होने का, लेकिन मेन 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़ा रोल इसका प्ले करता है। मेन है कि इम्बैलेंस इन केमिकल सिग्नल्स योर ब्रेन यूजेस फॉर सेल्फ टू सेल्फ कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम बिफोर बर्थ, ये दूसरा। तीसरा लॉस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ब्रेन, आपके ब्रेन का जो डिफरेंट एरियाज है उसमें लॉस ऑफ कनेक्शन होता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है सिजोफ्रेनिया होने का, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसका माइंड से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं पे माइंड में कहीं से भी डिस्टरबेंस आएगा तो सिजोफ्रेनिया होगा। तो सिजोफ्रेनिया ही नहीं होगा, अगर ये डायग्नोस होता है तो भी मे बी ये रीजन हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया के कितने टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स हैं जिनके बारे में हम लोग वन बाय वन समझेंगे। एक सबसे पहला सिजोफ्रेनिया का टाइप्स है सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया क्या होता है? यह एक प्रकार का मानसिक डिसऑर्डर है जिसकी शुरुआत जो होती है ये जल्दी होती है और इसमें निगेटिव सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें जो होता है व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार में ना धीरे धीरे मतलब बदलाव आते हैं, मतलब तुरंत में नहीं आएंगे। सिंपल सिजोफ्रेनिया जैसे उसका फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगा, उसमें उसके भी एसोसिएटिव उसमें लूजीनेस दिखाई देगा, इसमें भावनात्मक जो इमोशंस मैंने बताया ना कि इमोशन से जो रिएक्शन जो होता है उसमें देने में उनको कमी आने लगेगी। सोशली जो उसका रिलेशन होता है उसमें उसको कमी आने लगेगी। तो इसमें व्यक्ति के जो सिम्टम्स है धीरे धीरे डेवलप होंगे, जिससे उसका डेली लाइफ और रिलेशन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया ये भी एक टाइप है जिसमें मतलब ये एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति होता है उसके शारीरिक मतलब फिजिकल बिहेवियर होता है उसमें अबनॉर्मलिटी दिखाई देगी, जैसे एकदम स्टूपर बिहेवियर करने लगेगा। स्टूपर बिहेवियर मीन्स एकदम बिल्कुल एक जगह बिना कुछ मोशन के, कोई बॉडी में कोई मोशन ही नहीं रहेगा, गतिहीनता जो बोलते हैं वैसे ही एक ही स्थिति में वो जमे रहना जो बोलते हैं, एक ही जगह पे वो फिक्स हो जाएगा, या बार बार किसी काम को एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा। जो उसको दिया गया हुआ इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी इंस्ट्रक्शन को लगातार करेगा, अपना सेंस ऑफ माइंड वो अप्लाई नहीं करता है, उसको बोलते हैं कैटाटोनिक बिहेवियर। इस सिम्टम्स के कारण लोगों में उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे जो बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हो गया पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। Paranoid schizophrenia, it is a type of mental disorder characterized by delusion and hallucinations such as this delusion of percussion or trust, sorry, delusion of percussion or fear। जैसे इसमें इसको हमेशा लगेगा कि किसी चीज से वो सताए जाने का उसको डर हो रहा है, उसको हमेशा लगेगा ना कि कि हम किसी खतरे में हैं, उसको हमेशा इसका डिल्यूजन लगा रहेगा। डिस्ट्रक्ट एंड सस्पिशियस, उसको हमेशा उसके अंदर मतलब सस्पिशियसनेस रहेगा, हमेशा वो डिस्ट्रक्ट रहेगा, उसको विश्वास ही नहीं रहेगा, उसका एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा। क्यों? ड्यू टू डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। हमेशा उसको ऐसे थॉट्स और बिहेवियर इतना ज्यादा मतलब डिस्टॉर्शन उससे हो जाता है, उसके अंदर मतलब वो क्या बोलते हैं अब नॉर्मलिटी जाएगी, जिससे उसके लाइफ पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, एकदम निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हार्वेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हार्वेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी इसको कहा जा सकता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी। ये इसमें सब कुछ डिसऑर्गेनाइज होगा, इसकी जो भावनाएं होंगी, विचार होगा, उसका बिहेवियर होगा बिल्कुल अबनॉर्मल हो जाएगा। ये समझिए रियलिटी से बिल्कुल उनका कोई लेना देना ही नहीं होता, उनका संपर्क ही टूट जाता है। जैसे बिना वजह हंसना,
मुस्कुराना, खूब बेतुके और बचकाने तरह का व्यवहार करना, एकदम अजीब अनोखे तरह का उसका बिहेवियर हो जाएगा, इतना डिसऑर्गेनाइज उसका पर्सनालिटी बन जाएगा, जिससे उसका लास्ट में उसका जीना ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है अनडिफरेंट सिजोफ्रेनिया। इसे भी आप कह सकते हैं जिसको आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सिम्टम्स, जो बाकी जितने भी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स मैंने बताए सारा आपको ये मिक्सअप करके रहेगा, तो बिल्कुल अलग तरह का, इसको आप डिफर ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिसाइडल सिजोफ्रेनिया। यह एक क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म फॉर्म है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग की कमी तो नहीं होती है, इनफैक्ट इसमें लॉजिकल थिंकिंग जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, बट इसमें इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा होंगे। मतलब थिंकिंग इसका बहुत ज्यादा हाई होगा, लेकिन सोशली और इमोशनली ये बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वेशन हो जाएगा, मतलब इसका इंटरेक्शन कम हो जाएगा सोशल से, जिसकी वजह से वो इसका आइसोलेशन आ जाएगा। उसमें निगेटिविटी इतना ज्यादा आ जाती है कि उसका जो रवैया होता है वो एकदम क्रिटिकल हो जाता है, मतलब किसी भी चीज को एकदम क्रिटिसाइज करके वो बोलेगा, उनका स्पीच भी इतना कम हो जाएगा कि मतलब इरिटेबिलिटी इतना, या बोलेगा तो बहुत क्रिटिसाइज करके बोलेगा, नहीं तो उसका स्पीच बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, एकदम घट जाता है उसका स्पीच। नेक्स्ट एक्यूट सिजोफ्रेनिया। एक्यूट सिजोफ्रेनिया जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ये बहुत सीवियर और एक्यूट होता है, जो सडन डेवलप होता है, और इसका इंटेंसिटी बहुत ही हाई होता है। इसमें इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक्यूट फेज में होता है। इसका जो कैरेक्टर होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, डेलीरियम होता है, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट इंटीग्रेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, स्लीप डिस्टरबेंस होने लगता है, रात में भयानक तरह के सपने आने लगेंगे, चीखने लगेगा, चिल्लाएगा। ये एक्यूट फेज में बताए कि बिल्कुल सीवियर कंडीशन में होता है, इसमें तुरंत आपको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेटेंट सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है लेटेंट सिजोफ्रेनिया। इसमें सिजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं होते हैं जो, मगर वो इतने सीवियर नहीं होते हैं, इनको उन्हें क्या बोलते हैं, फुल सिजोफ्रेनिया डायग्नोस किया जा सकता है इसको, मतलब इस थोड़े से सिम्टम्स इसमें होंगे, इसको आप फुल सिजोफ्रेनिया डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिम्टम्स की कमी होती है, इसमें सीवियरिटी भी कम होती है, इसलिए इसको लेटेंट सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। यह रेयर है और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि कहते हैं किशोरावस्था से पहले बच्चों में दिखाई देता है। इसमें बच्चों के मन जो होते हैं कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वे एकदम अलग थलग रहते हैं, और इनका बिहेवियर एकदम अबनॉर्मल बिहेवियर उनका होता है। जैसे उनका सिम्टम्स कैसा होगा, बिल्कुल कल्पनाओं में खोए रहना उनका होगा, अनयूजुअल और अबनॉर्मल बिहेवियर होगा, इमोशनल एंड उसका बिहेवियर उसको प्रॉब्लम्स होंगी। इसका ट्रीटमेंट जो होता है थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो यहाँ पर चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया के बारे में बता रही थी, ये सिम्टम्स बता रही थी, तो मैंने फिर सिजोफ्रेनिया के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जो होते हैं ये डिसऑर्गेनाइज्ड जो स्पीच होती है उससे सीवियर फॉर्म में नहीं होता है, इसमें उसका बिल्कुल स्टार्टिंग फेज जो बोलते हैं उससे पहले की स्थिति में ये दिखेगा, तो ये इसका सिम्टम्स कैसे दिखेगा, जो उसके फैमिली होते हैं, उसका जो स्कूल परफॉर्मेंस होगा,
वो हो जाएगा, वो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा, उसको इरिटेबिलिटी आ जाएगी, वो अवसाद महसूस करेगा, उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन। जबकि देखिए एज में मोस्टली ये सब ज्यादा होता है, लेकिन उसी एज में उसको कमी आ जाएगा। अब बहुत सारे टीनेजर्स में देखेंगे कि आप ये यूज करने लगते हैं। मैंने इसका चर्चा आपको पहले लिया था कि लोग शौकिया तौर पे मनोरंजन के लिए कुछ नशीली दवा का यूज करते हैं, खासकर वो जो बोलते हैं ना मैरिजुआना, जो कैनबिस होता है, लोग उसका उपयोग करता है, लोग तक खुशी महसूस होती है, पता नहीं कौन सी खुशी महसूस, लेकिन ये भी अगर बोला जाए कि सिर्फ मैरिजुआना का यूज करने से ही ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसका डेवलप होने में। तो यहाँ चाइल्डहुड की चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया आपको कि एडल्ट में ये शौकिया तौर पर जो लोग यूज करते हैं उसके बारे में बताई। नेक्स्ट पोस्ट सिजोफ्रेनिया। तो पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन जो ये होता है सिजोफ्रेनिया के बाद जो डिप्रेशन मीन्स हुआ कि सिजोफ्रेनिया के बाद जो डिप्रेशन जो आता है वो एक सीरियस कंडीशन है, जिसमें सिजोफ्रेनिया के साथ साथ डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। सुसाइडल थॉट्स आएंगे, इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है, डिप्रेशन के साथ साथ सैडनेस आएगा, सुसाइडल अटेम्प्ट भी वो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसमें वो जीने का जो इंटरेस्ट उनका वो होता है, वो उसमें उसकी रुचि कम हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ हो जाता है। नेक्स्ट मिथ एंड फैक्ट्स। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से मिथ। तो मिथ हमारा ये सिजोफ्रेनिया मींस मल्टीपल पर्सनालिटी, सिजोफ्रेनिया में मोर देन वन पर्सनालिटी, ये मिथ है। जबकि फैक्ट ये कि इट इज अ डिजॉर्डर अफेक्टिंग पर्सन्स perception and thinking, not identity। आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। आई थिंक नेटवर्क का इशू है। दिया जाए सिजोफ्रेनिया। डॉक्टर स्वप्निल, बहुत लोग वेटिंग रूम में हैं, आप इन सबको एडमिट करें। मैम मैंने नेक्स्ट मिथ सबको है एडमिट किया हुआ है, वो सिजोफ्रेनिया लोग बस वेटिंग रूम में ही है मैम। वो is having a schizophrenia means having a split personality, जबकि ऐसा भी नहीं है। फैक्ट ये है इट इज अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग थॉट्स with people with schizophrenia और वायलेंट, जो इससे सफर कर रहे होते हैं वो वायलेंट होते हैं, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है, सारे वायलेंट नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कुछ कॉमन कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं जिसमें वायलेंस ही देखा जाता है, मगर वो हमेशा वायलेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट मिथ है होम्योपैथी इज नॉट इफेक्टिव फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो फैक्ट्स है कि होम्योपैथी फोकसेस ऑन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड हैज ऑन पॉसिबिलिटी इफेक्ट इन मैनेजिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देकर उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर तो बहुत अच्छे से केसेस को हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, इसका निदान और मूल्यांकन। तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक
क्राइटेरिया जैसे DSM-5 या ICD-10, ICD-11 का यूज करते हैं। ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोफेशनल या एक्सपर्ट जो होते हैं वे पेशेंट थाउट्स एंड फीलिंग्स का, उसके बिहेवियर और एक्टिविटीज का, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस का, उसके सोशल और इन फैमिली रिलेशनशिप्स जो होते हैं उन सब का मूल्यांकन वो लोग करते हैं। और इसके सिम्टम्स से कम 6 मंथ्स का होता है, तभी एक्सपर्ट इस पे इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट। तो लाइफस्टाइल एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग हेल्दी डाइट के बारे में सोचते हैं। और न्यूट्रिएंट रिच डाइट कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी वेल ऑल नो, कि पोषक तत्वों से भरपूर आहार जो होता है वो मेंटल हेल्थ में काफी सुधार ला सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मूड। Adequate sleep, good, we all know कि good sleep is essential for mental health। जानते हैं कि हम लोग को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हम लोग को पर्याप्त नींद, अच्छी स्लीप का लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन और अदर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल सपोर्ट होना, जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन से हम लोग आगे देखते हैं मेडिकेशन। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो होती है वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। थेरेपी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी और फैमिली थेरेपी से भी हम लोग सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। हम लोग पेशेंट और उनके फैमिली को एजुकेट कर सकते हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर केसेस सीवियर हो तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटलाइज सबसे पहले करवाना चाहिए इफ अगर सीवियर कंडीशन हो तो। लिविंग विथ सिजोफ्रेनिया, अब हम लोग आइए समझते हैं कि अगर सिजोफ्रेनिया के साथ कैसे दिया जाए। तो लिविंग विथ सिजोफ्रेनिया कैन बी चैलेंजिंग बट विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट व्यक्ति अपने जीवन को मैनेज कर सकता है। सिजोफ्रेनिया के साथ जीने के लिए व्यक्ति को ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम का यूटिलाइज करना चाहिए और साथ ही एक हेल्दी लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए। अब आइए हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अप्रोच को समझें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग सारे टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो हमारा मेन इंडिविजुअल मेडिसिन जो आता है जिसको सिमिलीमम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन देते हैं और इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के आधार पर ही हम लोग होम्योपैथी का जो मेन हमारा जो सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिया के आधार पर हम लोग इंडिविजुअलाइज मेडिसिन देकर ही उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अब आई कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो थेरापीटिक पॉइंट से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे अगर इससे पीड़ित हम लोग सफर कर रहे हो तो इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल करती है, देती है। इसका बहुत अच्छा रोल है इसमें। एनाकार्डियम ओरिएंटली पहला एक ये मेडिसिन है जो कि इसमें कहते हैं कि हमारा ड्यूअल पर्सनालिटी को वो हेल्प करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डीपली हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हमारा बोरिक के मटेरिया मेडिका में एनाकार्डियम के बारे में क्या दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब बोरिक मटेरिया मेडिका से इसको समझते हैं कि एनाकार्डियम को बोलते हैं इम्पेयर्ड मेमोरी, डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी विद डिमिन्यूशन ऑफ सेंसेस। इसमें इसका जो माइंड होता है इसका हालुसिनेशंस होता है, थिंग्स कि इट प्रोसेस्ड बाय टू पीपल। जैसे कि मैंने बताया भी कि डुअल पर्सनालिटी है, वो थिंक करता है, थिंग्स ही इज प्रोसेस्ड बाय टू पीपल्स और विल्स। प्रोफाउंड मेलंकोली एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस विद अ टेंडेंसी टू यूज वायलेंट लैंग्वेज। ये सारा चीज में बॉडी के मटेरियल मेडिका में ये दिया हुआ है। उसके माइंड में ब्रेन फैट, impaired memory, absent mindedness, very easily offended, lack of confidence in himself or others, suspiciousness,
clairvoyant, hears while voices far away or the dead। मतलब मैंने अभी बताया ना, उसको सुनाई देगी, दूर से कोई आवाज मुझे सुनाई दे रही, कोई मरा हुआ व्यक्ति बोल रहा हो। बिल्कुल ये क्लियरली आपके मेटेरिया मेडिका में ये लिखा हुआ है, ये सिम्टम्स एनाकार्डियम में। एब्सेंस ऑफ ऑल मोरल रिस्ट्रेक्ट। नेक्स्ट हमारा है हायोसाइमस रीजन। तो हायोसाइमस में भी हम लोग देखते हैं कि हायोसा यूज फॉर डेल्यूजन, पार्निया, एक्सेसिव टॉकिंग के लिए। तो हायोसाइमस के माइंड को भी हम लोग इसमें थोड़ा बोरिक में देख लें। हायोसाइमस हम लोग कब यूज करते हैं? डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम प्रोफाउंडली। हायोसाइमस का हम लोग कब यूज करेंगे? तो पूरी तरह हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो गया हो। इट प्रोड्यूसेस a perfect picture of mania in a quarrelsome and obsessed character. It is jealous, afraid of being poisoned, nervous agitation, typhoid and other infections with coma within. Delirium tremens, non-inflammatory cerebral activity. Inflammatory, non-inflammatory. Very suspicious mind, talkative, obsessed, lascivious mania, uncovered body, jealous, foolish, great hilarious, inclined to laugh at everything। जैसे मैंने सिम्टम्स भी एक चीज को बताया, बिल्कुल इसमें हायोसाइमस में क्लियर करके वो सारे सिम्टम्स ये मेटेरिया मेडिका में बोरिक में लिखा हुआ। लो मटरिंग, एक मैंने बताया इंक्लिन टू लाफ एट एवरीथिंग। कार्पोलॉजिया मींस क्या? इनवॉलेंटरी पिकिंग ऑफ बेड क्लॉथ्स, मतलब लगातार अपने बेड क्लॉथ को, कपड़े को नोचना, इमिजन या अपने जो भी कपड़ा उसको, बेडशीट को, क्लॉथ को नोचना, खरोचना, और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स का चर्चा करना, उसका बारे में बोलना। डीप स्टूपर कंडीशन, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में रहना, ये सब हायोसाइमस के सिम्टम्स हो गए। लैकेसिस, नेक्स्ट हो गया लैकेसिस म्यूटस, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल विद एक्सट्रीम जेलस एंड लोकेसिटी। तो यहाँ पर अभी इसको मैं बता रही हूँ लैकेसिस के बारे में, थोड़ा मेटेरिया मेडिका से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। When the system is thoroughly poisoned and the process is prostration is profound, delirium tremens with marked trembling and confusion, this melancholic disposition, great loquacity, amative is strong desire for intimacy and affections। इसमें ये भी होता है, इसका ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है इसमें। रेस्टलेसनेस एंड अनईजी फील करना, सैड इन द मॉर्निंग, नो डिजायर टू मिक्स विद द वर्ल्ड, does not want to attend to business, want to be off somewhere all times। जेलस, जो कि हायोसाइमस में भी है, लैकेसिस में भी है। मेंटल लेबर बेस्ट परफॉर्म्ड एट नाइट। हाँ, इसमें एक चीज मैं अभी अब बोलूंगी जो कि लैकेसिस में भी दिखाया है कि इसका परफॉर्मेंस जो मेंटल लेवल का होता है नाइट में बहुत अच्छा होता है। रिलीजियस इंसैनिटी, जो कि वेराट्रम एल्बम में भी है, स्ट्रामोनियम में भी है। नेक्स्ट हमारा मेडिसिन स्ट्रामोनियम ही है। तो एक्स्ट्रामोनियम के बारे में मैं यहाँ पर मैंने इंडिकेट भी किया, फॉर फियर, हेलुसिनेशन एंड इरेटिक बिहेवियर। तो स्ट्रामोनियम को मैं यहाँ बताऊंगी। तो इंटायर फोर्स ऑफ दिस ड्रग सीम्स टू बी एक्सपेंडेड ऑन द ब्रेन थ्रू द स्किन एंड थ्रोट, सो सम डिस्टर्बेंस, सेंसेशन एज इफ लिम्स वे आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसमें सेंसेशन होगा कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो, हमारा पैर जो है शरीर से बिल्कुल अलग हो गया है। डेलिरियम ट्रेमेंस, एब्सेंस ऑफ पेन एंड मस्कुलर मोबिलिटी। इसमें पेन का भी आपको ये फीलिंग एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि पेन भी एब्सेंस है। एंड मस्कुलर मोबिलिटी स्पेशली इन द मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ लोकोमोशन। मैंने अभी बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन भी वो देना बंद कर देंगे, उसका जो मसल्स का जो मोबिलिटी है वो सब एब्सेंस हो जाएगा। गैरेटोरी एंड ग्रेसफुल मोशन, गैरेटोरी और ग्रेसफुल मूवमेंट
मोशन जो है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर जो यह एक फ्रेज है जो कि डिस्क्राइब करता है एक टाइप का मूवमेंट जो कि एक सिंपल रोटेशन नहीं होता, मतलब लगातार एक ही पोज को बार बार आप दे रहे हैं, वो भी एक लय में, रिदम में, खूबसूरती के साथ। तो इस हारमोनियम में ये चीज है ना कि एकदम बिल्कुल एक ही लय में सुर में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। डिवाउट डिवाउट होता है, वेरी रिलीजियस होता है, अर्नेस्ट में वेरी सीरियस और डिटरमाइंड, बेसिचिंग एंड सीजलेस टॉकिंग, लोकेशियस, लाफिंग, सिंगिंग, स्वेरिंग, प्रेइंग, राइमिंग, मतलब किसी बात को वो बोल रहे हैं तो राइमिंग में बोल रहे हैं, वही वही ग्रेटरी एंड ग्रेसफुल मोशन होता है, मतलब राइमिंग में वो बोलना किसी चीज को। रैपिड चेंजेस फ्रॉम जॉय टू सैडनेस, किसी भी बात में सडन उसका चेंज हो जाता है, रैपिडली होता है, बहुत मतलब तेजी से उसमें चेंजेस आएंगे, तुरंत खुश है तुरंत वो दुखी हो जाएगा। वायलेंट एंड ल्यूड, बहुत ज्यादा वो वायलेंस भी उसमें हो जाती है, ल्यूडनेस आ जाता है। डेल्यूजन अबाउट हिज आइडेंटिटी, उसको इतना ज्यादा डेल्यूजन होगा कि खुद की आइडेंटिटी पे भी उसको डेल्यूजन होने लगेगा। थिंक्स हिमसेल्फ टू बी टॉल, उसको लगेगा कि वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, डबल हो गया, एज इफ पार्ट ऑफ इज मिसिंग, कभी लगेगा कि हमारा पार्टी नहीं है। रिलीजियस माइंड कैन नॉट बी अ सॉलिड और डार्कनेस, हाँ वो कभी अंधेरा में रहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अकेले रहना भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको हमेशा लाइट और कंपनी चाहिए ही। हाइड्रोफोबिया भी उसे होने लगेगा लैकेसी स्ट्रामोनियम में। डेलीरियम विथ डिजायर टू एस्केप, उसे हमेशा ये लगेगा कि मैं भाग जाऊं, उस जगह से मैं भाग जाऊं, जो कि ब्राइनिया में भी, बेलाडोना में और रस्टक्स में भी आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे। Next है cannabis indica. Cannabis indica helps with disorganized thoughts and intense paranoia. तो cannabis indica के बारे में मैं आपको बोलूंगी कि ये जो है सबकॉन्शियस और ड्यूअल नेचर स्टेट में ये होता है। ये it produces the more remarkable hallucination and imagination, exaggeration in the duration of time and extent of space being most characteristics. इसके लक्षण जो होते हैं, एक्सेसिव टॉकेटिव होता है, एक्सुबरेंस ऑफ स्पिरिट मींस बहुत चीयरफुल रहेगा, कैनबिस का पेशेंट है ना हमेशा बहुत खुशनुमा रहेगा। इसका जो टाइम है बहुत लगेगा कि समय तो बीत ही नहीं रहा, बहुत लॉन्ग हो गया, टाइम सीम्स टू लॉन्ग, इवन सेकेंड सीम्स लाइक एज लगा कि इसका समय ही नहीं बीत रहा, सदियों हो गया। फ्यू रॉड्स एंड इमेंस डिस्टेंस, बहुत दूरी हो गई है। एनेक्सियस होता है, डिप्रेसिव होता है, कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग इनसेन, उसका हमेशा लगेगा कि मैं खुद पागल हो जाऊंगा, इस तरह का उसको डर रहता है। क्लेयरवॉयंस उसमें रहेगा, भविष्यवाणी करेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैनिया मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली, वेरी फॉरगेटफुल, कैन नॉट फिनिश अ सेंटेंस, किसी भी बात को वो फिनिश नहीं कर पाएगा। डेलिरियम ट्रिमेंस होते हैं, अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता है, वो जो इतना मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, हमेशा कंटिन्यूसली वो हंसता ही रहेगा, लगातार हंसता रहेगा। रैपिड चेंज ऑफ मूड होगा, कैन नॉट रियलाइज हर आइडेंटिटी, इसमें जो कि हेक्सामोनी में था, ये कैनबिस में भी है। दीपमाला जी आपके पास पे 4 मिनट बचा है, 4 मिनट क्लोजिंग के लिए। ठीक है, मैं आप बस हिंदी कर लीजिए। कुछ रूब्रिक्स हैं तो सर हमारे पास ओनली 4 मिनट्स बचे हैं, अगर रूब्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगी तो हमारे पास 10-12 रूब्रिक्स मैंने लिए थे, तो मुझे नहीं लगता इतना रूब्रिक्स को मैं डिटेल में बता पाऊंगी, बस उसके बारे में मैं चर्चा ले रही हूँ कि कुछ रूब्रिक्स है जो माइंड से रिलेटेड है, जो सिजोफ्रेनिया अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो इन रूब्रिक्स को आप ले सकते हैं। अडेप्टिबिलिटी लॉस ऑफ, जो कि एक सिचुएशन में आप उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप इस रूब्रिक्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूब्रिक्स है एबोरेंस, जो कहते हैं घृणा, टू रिजेक्ट वेमेंटली, सर मतलब तुरंत आप किसी चीज को सडन रिजेक्ट कर देते हैं। एवर्सन, हेट्रेड की भावना आ जाती है उसमें, उसका माइंड ऐसा होता है, जो कि इसमें ये सब मेडिसिन हेलीबोरस, फॉस्फोरस, फल्साटिला, सीपिया है जो कि आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक्स हमारा है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, इस किसी चीज में खोए रहना, एब्सेंट ऑफ, इसका क्रॉस रेफरेंसेस भी देखेंगे तो एब्सेंट ऑफ माइंड है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाती है इसमें।
डे ड्रीमिंग भी है, मेडिटेशन भी, रिफ्लेक्टिंग भी है। रूब्रिक्स मैंने बहुत सारे लिए, तो सब रूब्रिक्स को मैं नहीं पढ़ूंगी। एब्सोल्यूट रूब्रिक्स है। एयर कास्टल, जो कि बोलते हैं ना हवा में इमेजिनरी बातें करना, हवा में बोलना, कुछ भी बोल रहे तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। उनकी बातें इतना ज्यादा इमेजिनरी होंगी ना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ करेंगे नहीं। मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो एयर कासल उनका बात ही होगा कि हवा में बस उसकी बातें, प्लानिंग बड़ा बड़ा करेगा, थ्योरी डायरेक्टिंग होगा, मगर रियलिटी ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली वो ऐसा कुछ करता नहीं है। एडमोनिशन एग्रावेशन, जो बोलते हैं ना कॉन्सोलेट करना, तो पर उसको कॉन्सोलेट किया जाएगा तो वो और सिम्टम्स एग्रावेट करेगा। नेक्स्ट एडमायरेशन। एडमायरेशन है कि हमेशा चाहेगा ना कि पेशेंट उसको कोई हमेशा हर बात पे एडमायर करे, जो कि मैं बताएं, मैं इसका भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इसको ये देखा जा सकता है। इसमें मेडिसिन भी है, सिकुटाविरोसा है। एडल्टेरस भी है, जो कि कहते सेक्सुअल रिलेशनशिप, मैंने बताया ना कि उसमें बहुत ज्यादा कभी कभी इमोशंस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं, एडल्टेरस भी इसका बिहेवियर हो जाता है। एडवाइस फॉर फ्रॉम अदर्स, एगिटेशन, एनिमी, हमेशा वो सोचेगा कि जो भी मेरे अगल बगल सराउंडिंग में है सब उसके दुश्मन ही है। ये सारे सिम्टम्स हमारे जो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में आते हैं। इसमें मेडिसिन है, मर्क्यूरिस है, फ्रीवोलस है। मैं एक एक करके, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं, मैं कंक्लूजन डायरेक्ट कर ला रही हूँ। तो इसका कंक्लूजन ये है कि सिजोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट, सपोर्ट और लाइफस्टाइल में चेंजेस के साथ व्यक्ति अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता बढ़ाएं और समर्थन प्रदान करें, ताकि अगर कोई इससे इफेक्टिव व्यक्ति है तो उसका प्रभावित व्यक्ति पर वो अपना जीवन को पूरी तरह से जी सके, उसमें वो हेल्प करे। मेरे कुछ रेफरेंसेज हैं। यस सर। थैंक यू। दीपमाला जी अपना पीपीटी को हटा लीजिए, हम लोग के पास में समय समाप्त हो चुका है, डिस्कशन में नहीं जा पाएंगे। आपने काफी पैरानॉइड का माने एक बार बता दीजिए, तो पैरानॉइड के विषय में कहना चाहते हैं। पैरानॉइड एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि एक ऑब्सेसिव बने बार बार एक ही चीज को करते रहने की आदत होती है, इसको पैरानॉइड कहते हैं। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है। इसके साथ मैं बोलूँगा कि सिजोफ्रेनिया एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और इस पर आजकल काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं क्योंकि मेंटल स्ट्रेस से आधारित है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस करना, बार बार डिस्कस करना जरूरी है। इसके साथ में हम लोग का हिंदी सेशन समाप्त होता है। दीपमाला जी आप पहले भी आती रही हैं, आप मॉडरेटर भी हैं और हम लोग का एक पार्ट भी हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रेजेंटेशन को, एक अगला सेशन भी आपके लिए बुक किया हुआ है, आप उसको बताइएगा, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टू इंग्लिश सेशन एंड हु इज द होस्ट फॉर द इंग्लिश सेशन, कैन यू रेज योर हैंड? I think Shruti R. Shweta, I'm sorry, moderator है शायद. Who is the host? Who is the host here? In English session, who is the host? Please raise your hand, sir. We are unable to find you, sir. We are unable to find you. R. Shweta. Okay, R. Shweta. I got it. R. Shweta. Yeah. So, R. Shweta, I have made you the host. Shweta is the host, sir, for English session. Okay, okay. Shweta, you are the host now, and I have another. The speaker is just Shruti Sarika. So speaker, I have. She is also paid co-host. So now over to Shweta Sarika, and you can start your session now. Dr. Sarika. Thank you, sir. Yeah.
Dr. Thank Shweta. you, sir. Yeah. Okay. Can you Let's. open your video, sir? Sorry, sir, I can't hear you. You open your video. Your video is closed. Yeah, sir, it is on. So now